नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। सुबह के 10 बज चुके हैं। न्यूज एट 10 लेकर हम हाजिर हैं। तो अगले आधे घंटे में तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज एट 10 की और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भारत और घाना के बीच 4 समझौते पर हस्ताक्षर। घाना के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मिले प्रधानमंत्री मोदी। द्विपक्षीय साझेदारी को व्यापक बनाने का फैसला। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में घाना के सहयोग के लिए प्रधानमंत्री ने जताया आभार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना के प्रतिष्ठित पुरस्कार ऑफिस ऑफ द स्टार ऑफ द घाना से किया गया सम्मानित। आज घाना की संसद को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजधानी दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ अभियान जारी। दक्षिणी दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे 18 बांग्लादेशी पकड़े गए। वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू। आज से श्री अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ। बालटाल और पहलगाम के रास्ते पवित्र गुफा तक पहुंचेंगे श्रद्धालु। तीर्थ यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए सभी जरूरी इंतजाम। और केदारनाथ धाम के सोनप्रयाग स्लाइड जोन अवरुद्ध होने के चलते फंसे 40 श्रद्धालुओं को एसडीआरएफ ने सुरक्षित निकाला। केदारनाथ धाम यात्रा अस्थायी रूप से रोकी गई। और आइए शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त 5 देश की यात्रा पर हैं और अपनी यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री मोदी घाना में हैं। दोनों देशों के बीच 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भी साथ आने की बात कही है। देखिए उनकी घाना यात्रा पर यह विशेष रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा के बीच व्यापक वार्ता हुई, जिसके बाद दोनों देशों ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर चर्चा की। आज राष्ट्रपति जी और मैंने हमारी द्विपक्षीय साझेदारी को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का रूप देने का निर्णय लिया है। घाना के राष्ट्र निर्माण की इस यात्रा में भारत केवल एक सहयोगी नहीं बल्कि एक सहयात्री है। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और डिजिटल भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देने से लेकर समुद्री सुरक्षा और साइबर सुरक्षा तक कई मुद्दों पर चर्चा की। रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों ने एकजुटता के माध्यम से सुरक्षा के सिद्धांत द्वारा निर्देशित गहन सहयोग का संकल्प लिया। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $3 बिलियन पार कर चुका है। भारतीय कंपनियों ने लगभग 900 प्रोजेक्ट्स में लगभग $2 बिलियन का निवेश किया है। आज हमने आपसी व्यापार को अगले 5 वर्षों में दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। फिनटेक के क्षेत्र में भारत यूपीआई डिजिटल पेमेंट का अनुभव घाना के साथ साझा करने के लिए तैयार है। फ्रेंड, डेवलपमेंट पार्टनरशिप हमारी साझेदारी का एक मूल स्तंभ है। राष्ट्रपति महामा के आर्थिक पुनर्गठन के प्रयासों में भारत के पूर्ण समर्थन और सहयोग का हम आश्वासन देते हैं। दोनों देशों के बीच 4 प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें संस्कृति और पारंपरिक चिकित्सा सहित विविध क्षेत्रों में सहयोग का मार्ग प्रशस्त हुआ है। The Memorandum of Understanding between the Institute of Traditional and Alternative Medicine and the University of Health and Allied Sciences in Ho, Ghana, and the Institute of Teaching and Research in Ayurveda, Ministry of Ayush, Government of India. वैश्विक मुद्दों पर दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है। साथ ही इस खतरे से निपटने के लिए आपसी सहयोग को मजबूत करने का संकल्प लिया। हम एक मत है कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है। आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में सहयोग के लिए हम गाना का आभार प्रकट करते हैं। इस संदर्भ में हमने
काउंटर टेररिज्म में आपसी सहयोग को और मजबूत करने का निर्णय किया है। यूएन रिफॉर्म्स को लेकर हमारा दृष्टिकोण एक जैसा है। पश्चिम एशिया और यूरोप में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर हम दोनों ने गहरी चिंता व्यक्त की है। हमारा मानना है कि यह युद्ध का युग नहीं है। डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही समस्या का समाधान होना चाहिए। ऐतिहासिक यात्रा को और भी खास बनाते हुए घाना में भारतीय समुदाय द्वारा प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। राष्ट्रपति जॉन महामा ने खुद पीएम मोदी का स्वागत किया, जो दोनों देशों के बीच गहरी मित्रता का प्रमाण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घाना में यात्रा अफ्रीका में भारत की रणनीतिक पहुंच के लिहाज से बेहद अहम है। ये दौरा अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, रक्षा और उसके साथ विकास सहयोग जैसे प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने में अहम भूमिका निभा सकता है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, आक्रा, घाना। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार ऑफिस ऑफ द स्टार ऑफ द घाना से नवाजा गया। राष्ट्रपति जॉन धरामानी महामा ने यह पुरस्कार प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि घाना का ये राष्ट्रीय पुरस्कार गर्व और सम्मान की बात है। उन्होंने पुरस्कार को भारतीय युवाओं की आकांक्षाओं और उनके उज्जवल भविष्य के साथ साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों को समर्पित किया। राष्ट्रपति जी द्वारा घाना के राष्ट्रीय अवार्ड द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया जाना मेरे लिए अत्यंत गर्व और सम्मान की बात है। मैं राष्ट्रपति महामा जी, घाना सरकार और घाना के लोगों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं इस सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों की ओर से विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं। यह सम्मान मैं हमारे युवाओं की आकांक्षाओं को, उनके उज्जवल भविष्य को, हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं को और भारत घाना के ऐतिहासिक संबंधों को समर्पित करता हूं। और वहीं घाना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे का अगला पड़ाव होगा त्रिनिदाद और टोबैगो, जहां लगभग 40% आबादी भारतीय मूल के लोगों की है। यहां पहुंचे गिरमिटिया मजदूरों की पीढ़ी ने डॉक्टर, वकील, नेता और लेखक बनकर देश की तरक्की में अहम भूमिका निभाई है। त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कांगालू और पहली महिला प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसार भी गिरमिटिया समुदाय की वंशज हैं। गिरमिटिया समाज के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने और देखने के लिए बेहद उत्साहित हैं। आइए देखते हैं त्रिनिदाद और टोबैगो से ये खास रिपोर्ट। भारत और त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच संबंध मधुर और मैत्रीपूर्ण है। इस रिश्ते का इतिहास 30 मई 1845 से शुरू होता है, जब 225 भारतीय गिरमिटिया श्रमिकों को लेकर पहला जहाज फैटल रजाक त्रिनिदाद के तट पर पहुंचा था, जो उस समय ब्रिटिश उपनिवेश था। 1917 तक भारत से और अधिक जहाजों के आने के साथ ही उनकी संख्या में वृद्धि हुई। उन गिरमिटिया यानी अनुबंधित श्रमिकों के वंशज, जो अब अपनी 5वीं या 6ठी पीढ़ी में हैं, कुल आबादी का लगभग 42% हिस्सा है, जो देश के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक ताने बाने का एक अभिन्न अंग है। भारतीय मूल के लोगों की पर्याप्त आबादी की मौजूदगी ने दोनों देशों के बीच घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंधों में बहुत योगदान दिया है। प्रधानमंत्री भी समय समय पर गिरमिटिया समाज के लोगों के सम्मान और उनके योगदान पर बल देते आए हैं। During the period 1845 to 1917 here in Trinidad and Tobago, approximately 145,000 indented laborers came, or indented forefathers. And gradually over a period of time, particularly within the last decade or so, we have been using the word Girmitia in terms of describing our forefathers, because Girmit in Bhojpuri means agreement. So essentially those who signed the agreement are Girmitias.
त्रिनिदाद में आज भी होली, दिवाली, रामलीला और छठ पूजा मनाई जाती है। यहाँ का संगीत, चटनी म्यूजिक भारतीय और कैरेबियाई धुनों का अनूठा संगम है। हिंदी, भोजपुरी और तमिल यहाँ की सड़कों पर अब भी सुनाई देती हैं। इन लोगों ने इतने समय के बाद भी, इतनी पीढ़ियों के बाद भी अपनी जो सांस्कृतिक जड़ें हैं उनको नहीं छोड़ा है। आप यहाँ आकर के दिवाली देखिए, आप इनकी होली और फगवा देखिए, आपको लगेगा नहीं कि आप भारत से बाहर आ गए। मुझे यहाँ इतने समय से हो गया, मुझे पूछते हैं कि लोग कैसे हैं, मैं कहता हूँ कि ये तो होम अवे फ्रॉम होम है। गौरतलब है कि 31 अगस्त 1962 को ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहले देशों में से एक था। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद से द्विपक्षीय संबंधों में विभिन्न स्तरों पर जुड़ाव के साथ निरंतर गति देखी गई है। त्रिनिदाद और टोबैगो में भारत से आए गिरमिटिया मजदूरों की 5वीं और 6वीं पीढ़ी निवास कर रही है। वो जानते हैं कि उनके पूर्वजों ने यहाँ बसने और आजीविका के लिए कितना संघर्ष और मेहनत की है। वो इस बात को भी जानते हैं कि उनका अस्तित्व तभी है जब वो भारत की जड़ों से जुड़े रहें। लिहाजा वो अपनी संस्कृति, खान पान, त्योहार, कला के प्रति काफ़ी सजग भी रहते हैं। कैमरामैन मोहित उइके के साथ पोर्ट ऑफ स्पेन से आदित्य श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देश में रोजगार सृजन के लिए मोदी सरकार एक नई नीति लाई है। इस हफ्ते हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रोजगार के लिए प्रोत्साहन योजना ELI को मंजूरी दी गई। रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के लिए करीब 1 लाख करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। माना जा रहा है कि ये योजना देश के लिए गेम चेंजर साबित होगी। इसी योजना से जुड़े उद्देश्य को समझने के लिए हमारी संवाददाता आंचल गुलाटी गुंबर ने खास बात की श्रम मंत्रालय की सचिव वंदना गुरनानी से। देखिए। कहते हैं कि अगर आपकी नीयत सच्ची हो तो नियति भी आपका साथ देती है, और इसी भाव को परिलक्षित करती है। करीबन 3.5 करोड़ जो लोग हैं उन्हें रोजगार देने वाली रोजगार प्रोत्साहन की वो योजना, जिसे प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की अध्यक्षता करके साथ इसे कल ही मोहर लगाई है। कैसे जो ये योजना है ये श्रम शक्ति को गति प्रदान करेगी और भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक अलग ही स्थान देगी। इसी पर रोशनी डालने के लिए बेहद खास मेहमान इस वक्त DD न्यूज़ पर हमारे साथ मौजूद हैं। वंदना गुरनानी जी, जो कि सचिव है श्रम मंत्रालय की। वंदना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वंदना जी, पहला सवाल यही है कि आखिरकार इस योजना का मकसद और उद्देश्य क्या है, जो कहीं ना कहीं रोजगार के मोर्चे पर असीम संभावनाओं के विकल्प प्रदान करेगी। थैंक यू आंचल। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे आप जानते हैं सरकार के निरंतर जो प्रयास रहे हैं उससे जो हमारे देश में आर्थिक अभिवृद्धि हुई है, जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ा है, वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ा है, महिलाओं का भी वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ा है, काफ़ी हमारे देश में प्रगति हुई है। लेकिन क्योंकि हमारे देश में इतना बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हमारी जो यूथ पॉपुलेशन है वो करीब 15 to 29 ईयर एज ग्रुप में करीब 27% पॉपुलेशन है। इस एज ग्रुप में इनको एक फर्दर सपोर्ट देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए और रोज़गार को प्रोत्साहन देने के लिए ये नई स्कीम की हमारे कैबिनेट से अप्रूवल हुआ है और इसकी घोषणा हुई है। इस स्कीम के मेन 3 लक्ष्य मैं समराइज़ करूँगी। एक तो रोज़गार को प्रोत्साहन देना, दूसरा रोज़गार क्षमता को प्रोत्साहन देना, एम्प्लॉयबिलिटी को भी प्रोत्साहन देना है, और तीसरा एक फॉर्मलाइजेशन हमारे वर्कफोर्स का, उसको बढ़ाना और इनफॉर्मल वर्कफोर्स को
फॉर्मल की तरफ ले जाना, ये 3 मेन लक्ष्य हैं इस स्कीम के। और इस स्कीम के अंतर्गत 2 भागों में इंसेंटिव दिया जाएगा। पार्ट ए में इंसेंटिव दिया जाएगा नए एम्प्लॉई को जो पहली बार रोज़गार में ज्वाइन कर रहे हैं, जिनको पहली बार नौकरी मिल रही है, उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। और दूसरे भाग में पार्ट बी में इंसेंटिव एम्प्लॉयर्स को, या जैसे इस्टेब्लिशमेंट्स जिसे कहते हैं, इंडस्ट्रीज़ और बिजनेसेस जो कि इस रोज़गार का सृजन करेंगे, उनको इसमें एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव दिया जाएगा। तो स्कीम के ये 2 भाग हैं। वंदना जी, क्योंकि रोजगार से जुड़ी प्रतिबद्धता सरकार की हमेशा से रही है, हमने 1 दशक में देखा, ऐसे में ये योजना पुरानी जो रोजगार से जुड़ी योजनाएं हैं उनसे कितनी अलग है और कितनी युगांतकारी है? कि सबसे इसका जो यूनिक फीचर है, हम कहेंगे तो 2 हैं। एक तो इसका फोकस है यूथ पे जी, कि पहली बार इसमें हम फर्स्ट टाइमर्स को जो कि पहली बार एम्प्लॉयमेंट या रोजगार में ज्वाइन करेंगे, उनको इंसेंटिव इसमें दिया जाएगा। तो यूथ फोकस्ड है। और दूसरा इसका फोकस है सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट पे। ऐसा नहीं है कि आज कोई ज्वाइन किया उसको कल इंसेंटिव एम्प्लॉय को मिलेगा। स्कीम में ये प्रावधान किया गया है कि 6 महीने तक निरंतर जो काम करेंगे उनको इंसेंटिव दिया जाएगा, एम्प्लॉयर को भी, एम्प्लॉई को भी। तो सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट पे इसका मेन फोकस है। और ये जुलाई 31-27 तक इसका रजिस्ट्रेशन का एक विंडो पीरियड है, 2 साल का। इस पीरियड में जो भी नए एम्प्लॉयर्स रजिस्टर होंगे, जो नए एम्प्लॉयज़ हमारे एम्प्लॉयमेंट में ज्वाइन करेंगे, उनको इसमें इंसेंटिव दिया जाएगा। और इंसेंटिव की मात्रा भी कैबिनेट ने अप्रूव की है। पार्ट ए में जो एम्प्लॉई को इंसेंटिव दिया जाएगा वो मंथली वेज का इंसेंटिव दिया जाएगा, और उसका एक सीलिंग है 15,000। और जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो कि इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जो कि ये सृजन करेंगे एम्प्लॉयमेंट का, उनको एक वेज स्लैब के हिसाब से उनको पेमेंट या उनको इंसेंटिव दिया जाएगा, जिसमें कि अप टू 3,000 पर मंथ का इंसेंटिव उनको दिया जाएगा। 15,000 का जो इंसेंटिव है 2 किश्तों में, 2 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। और ये वाला जो एम्प्लॉयर्स का इंसेंटिव है वो अप टू 3,000 पर मंथ के हिसाब से उनको ये इंसेंटिव का पेमेंट होगा। ओवरऑल ये पूरी स्कीम 1 लाख पर मंथ सैलरी जिनको मिलेगी, उन पे ये स्कीम लागू होगी। और वंदना जी, क्योंकि कई सेक्टर्स जो हैं जिस पर इसका रिपलिंग इफेक्ट पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग की हम बात करें, और कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पर सीधा असर, या मैं कहूँ सीधा फ़ायदा मिलेगा? तो आपने एकदम ठीक कहा कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक तो इस स्कीम में स्पेशल फोकस और स्पेशल एम्फेसिस है, जो कि एस्टैब्लिशमेंट्स या जो एम्प्लॉयज़ या एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, सभी सेक्टर्स में जो जनरेट करेंगे उनको 2 साल तक का इंसेंटिव मिलेगा। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एक विशेष प्रावधान किया गया कि उनको 4 साल तक के लिए इंसेंटिव मिलेगा। और जिन क्षेत्रों को लाभ होगा, नॉर्मली सभी क्षेत्रों को होगा, लेकिन जो लेबर इंटेंसिव हमारे यहाँ क्षेत्र हैं उनमें इस स्कीम का ज़्यादा लाभ होगा। जैसे हमारा MSME सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर है, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है, IT इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है, जहाँ जहाँ लेबर इंटेंसिव काम होता है या प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, उनको ये इंसेंटिव मिला जाएगा। और वंदना जी, जो नियोक्ता हैं, यानी कि EPFO का रोल कितना अहम हो जाता है, और ख़ास तौर पर हम इसको ऐसे देखें कि अप्लाई करने के लिए, रजिस्टर करने के लिए ये प्रक्रिया कितनी सरल और सुविधाजनक बनाई गई है तमाम लोगों के लिए? EPFO इस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन करेगा। इस पूरी स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये ध्यान रखा गया है कि पूरी प्रक्रिया एकदम सिंपल, यूज़र फ्रेंडली हो। सबसे पहले तो जो एम्प्लॉयर को रजिस्टर करना पड़ेगा इस स्कीम में, वो रजिस्ट्रेशन का कोई इलेबोरेट प्रोसीजर नहीं है। उनको केवल अपना पैन कार्ड, GST नंबर और बैंक अकाउंट जो पैन से लिंक्ड है वो देना पड़ेगा, ताकि जो इंसेंटिव का जो अमाउंट है वो ऐसे पैन लिंक बैंक अकाउंट में जाएगा। और एम्प्लॉई को भी कोई इसमें विशेष रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। बड़ी सरल उमंग ऐप है हमारी, उसमें उनको फेस ऑथेंटिकेशन से आधार बायोमेट्रिक करके उनको इसमें शामिल किया जाएगा इस स्कीम में। तो ये दोनों जो इनिशिएटिव्स हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के, बहुत ही सरल रखे गए हैं। और इसमें ट्रांसपेरेंसी का भी एक विशेष ख्याल रखा गया। एक नया रोबस्ट IT सिस्टम बन रहा है, जिसमें सारे ये एम्प्लॉयमेंट के डिटेल्स और सारे जो हमारे इंसेंटिव दिए जाएंगे उनके डिटेल्स होंगे। उसी में एक सेपरेट ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम भी बना जाएगा, जो कि रोबस्ट बनाया जाएगा, ताकि किसी को भी इस स्कीम का लाभ उठाने में कोई भी मुश्किल का सामना ना पड़ना पड़े। और क्योंकि आपने बात की कि ट्रांसपेरेंसी को लेकर, तो ये जो प्रोत्साहन राशि है, इसकी अकाउंटेबिलिटी और कैसे ये इतनी
पारदर्शिता के साथ लोगों के खाते तक पहुंचेगी, इस पर थोड़ी रोशनी डालिएगा। जैसे हमारे देश में ऑलरेडी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में बहुत अभिवृद्धि हुई है, उसी मैकेनिज़्म को इस स्कीम में पूरा यूज़ किया जाएगा। जो कि एम्प्लॉई है, फर्स्ट टाइम ज्वाइनिंग है, जिसको ये इंसेंटिव दिया जाएगा, उनको उनके आधार लिंक बैंक अकाउंट में थ्रू दी आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम किया जाएगा, ताकि इसमें कोई भी मिसयूज़ का चांस ना हो और इसमें पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंसी रहेगी। उसी तरह जो एम्प्लॉयर को इंसेंटिव जाएगा वो उनके पैन लिंक्ड बैंक अकाउंट में जाएगा। तो इस हिसाब से इसमें पूरा जो हमारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का जो हमारा मैकेनिज़्म है, उसी को आगे बढ़ाते हुए इस स्कीम में पूरी ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी। वंदना जी, क्योंकि कई देश हैं जिनके अनुभवों से लोग सीखते हैं, ऐसे में ये जो मॉडल तैयार किया गया है ELI का, इस तरह का जो अनुभव है ये अपने आप में कितना सुविधाजनक है और कौन कौन से जो देश हैं अगर हम समझें तो उनसे हमने भी सीखा और कई देश हमारे इस मॉडल को भी ले सकते हैं। तो ये अभी इस तरह का इनिशिएटिव हर एक देश ने अपने तरह से इम्प्लीमेंट किया है, बट लार्जली इस तरह का इनिशिएटिव जो है साउथ कोरिया में हो चुका है, मलेशिया में हो चुका है, सिंगापुर, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कई देशों ने इस तरह का इनिशिएटिव किया है। और वहाँ ये देखा गया है कि इससे जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ हायरिंग जो होती है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। बेसिकली हमारे यहाँ भी अगर हम देखा जाए तो जो फर्स्ट टाइम जो ज्वाइनीज़ हैं उनको क्या लाभ होगा, उनको पहला लाभ ये होगा कि उनको जो भी जॉब सर्च करने के लिए या मोबिलिटी के लिए या हाउसिंग के लिए जो खर्चा होता है उस पर उनको सपोर्ट मिल जाएगी। दूसरा, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि इस स्कीम में हम ये चाह रहे हैं कि सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट हो, कम से कम 6 महीने तक लोग रहेंगे तब इंसेंटिव मिलेगा जी। और अभी ये देखा जाता है हमारे EPFO डेटा अगर हम देखें कि 45% लोग जो हैं पहले 6 महीने में छोड़ देते हैं, तो वो एट्रिशन रेट 45% का है। तो उसमें रिटेंशन में इसमें मदद मिलेगी, सोशल सिक्योरिटी होगी, फाइनेंशियल लिटरेसी का भी इसमें हमने प्रावधान रखा है कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट फाइनेंशियल लिटरेसी का वो एक छोटा सा कोर्स करेंगे जिसमें उनको सेविंग हैबिट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में ज्ञान दिया जाएगा। वो करने के बाद वो उनको इंस्टॉलमेंट मिलेगा। तो इस तरह से फर्स्ट टाइम ज्वाइनीज़ को लाभ होगा और जो हमारे एम्प्लॉयर्स हैं उनको ये लाभ होगा कि वो जो कॉस्ट ऑफ हायरिंग जो होती है उनकी वो कॉस्ट बीट हो जाएगी। स्किलिंग की जो कॉस्ट होती है इनिशियली जब नए ज्वाइनीज़ ज्वाइन करते हैं उन पे काफ़ी खर्चा होता है उनको स्किल करने के लिए, उनको प्रोडक्टिव बनाने के लिए, तो वो उसके लिए एम्प्लॉयर्स को सपोर्ट मिलेगा। बाकी देशों में देखा गया है कि जो भी स्टडीज़ हुई हैं और उस पर काफ़ी रिसर्च हुई है, पेपर्स भी पब्लिश्ड है कि इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है और वेज भी बढ़ा है जी। तो हमने भी जो वेज स्लैब्स बनाए हैं उसमें ज़्यादा प्रोत्साहन हायर वेज के लिए दिया गया है। तो हमारी ये अपेक्षा है कि इस स्कीम के लागू होने से हायर वेज एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। तो ये बाकी देशों का जो लर्निंग है हमने लिया और हमारी जो लर्निंग होगी बाकी देश भी उससे सीखेंगे, ये हम आशा करते हैं। ये एक विन विन सिचुएशन है, एक लेवल प्लेइंग फील्ड के लिहाज से। और वो कहते हैं ना कि आज पहली तारीख है, कुछ मीठा हो जाए, तो ये कितना बड़ा माइंडसेट और गेम चेंजर आप मानती हैं वंदना जी कि आपके पास आपके पहले महीने की तनख्वाह आएगी और ये सोशल रीइंस्ट्रक्चरिंग में कितना बड़ा बूस्ट होगा? मेरे हिसाब से तो ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है स्कीम। अभी तक जैसे हमने PLI स्कीम देखा है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम देखा है, वो एक कैपिटल साइड इंटरवेंशन देते हैं। ये लेबर मार्केट का एक कहा जाए कि एक पहला इस तरह की पहल है जिसमें एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई और फर्स्ट टाइम ज्वाइनीज़ और हमारे यूथ को बहुत इससे प्रोत्साहन मिलेगा और एम्प्लॉयर्स को भी इसमें काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और हमारी आशा है कि इस जो ये गेम चेंजर स्कीम है उसमें आगे बढ़कर एम्प्लॉयर्स भी आएंगे और हमारे देश में नए नए रोजगार का सृजन होगा इस स्कीम से। हमेशा से प्रधानमंत्री के दिल के करीब श्रमजीवी रहे हैं और ख़ास तौर पर अगर श्रम मंत्रालय की तमाम जो सकारात्मक पहल है, कई युगांतकारी बदलाव आए हैं जो श्रमिक हैं उनके जीवन में। इस स्कीम के जरिए जो लगातार एक असंगठित क्षेत्र है उसे संगठित करने में आप इसे कितना मददगार मानते हैं? इसमें से बहुत मदद होगी क्योंकि ये पूरी स्कीम जो है EPFO के माध्यम से रन की जाएगी और जो लोग भी रजिस्टर करेंगे EPFO में रजिस्टर करेंगे और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई को अपना कंट्रीब्यूशन देना होगा। तो EPFO हमारा एक फॉर्मलाइजेशन की तरफ ये पहल है। जब उनका वो कंट्रीब्यूशन आएगा उस पर ये इंसेंटिव मिलेगा। सोशल सिक्योरिटी और फॉर्मलाइजेशन की तरफ ये बहुत बड़ी पहल है क्योंकि ना केवल एक आपको रोज़गार मिलेगा इससे, बट उसके साथ साथ
जो प्रोविडेंट फंड के बेनिफिट्स हैं, जो पेंशन के बेनिफिट्स हैं, उन बेनिफिट्स के भी हमारे जो नए लोग इसमें ज्वाइन करेंगे उनको ये लाभ मिलेगा। आज की तारीख में हमारा फॉर्मल वर्कफोर्स एस्टीमेट के हिसाब से 12 से 15% लोग फॉर्मल वर्कफोर्स में हैं। इस स्कीम से ये जो परसेंटेज है ये बहुत बहुत बढ़ने की हम उम्मीद रखते हैं। और अंत में हम यही चाहते हैं कि आप डीडी न्यूज़ के इस मंच के माध्यम से इस स्कीम का जो सकारात्मक पहलू है वो तो आपने साझा किया ही, हम चाहते हैं कि इस मंच को आप एक आह्वान के तौर पर लें कि तमाम जो लोग हैं वो इससे लाभान्वित हों और ज़्यादा से ज़्यादा स्कीम के ज़रिए जुड़ें। तो मेरा तो इस मंच के माध्यम से यही निवेदन रहेगा सभी एम्प्लॉयर्स के लिए स्पेशली कि आप इसका लाभ उठाएं, ये नए नए जॉब्स का आप सृजन करें। हमारे देश में जो आर्थिक अभिवृद्धि हो रही है उसका और भी आप अंग बने और हमारे युवाओं को इस क्षेत्र में आप लाएं और उनको नए नए जॉब्स का सृजन करके उनको इसका लाभ उठाएं। हम इस स्कीम के लाभ को देश के कोने कोने तक स्टेट्स के माध्यम से, एम्प्लॉयज़ के एसोसिएशन के माध्यम से और बाकी सब मिनिस्ट्रीज़ के माध्यम से, स्पेशली लेबर इंटेंसिव मिनिस्ट्रीज़ के माध्यम से हम लेके जाएंगे। इस जो मिशन में आप सब हमारा साथ दें। वंदना जी, आपने इतनी बेहतरीन तरीके से इस स्कीम के हर सकारात्मक पहलू को हमको समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त डीडी न्यूज़ के साथ साझा करने के लिए। थैंक यू सो और मच। जब हम आत्मनिर्भर भारत के इस विजन की बात करते हैं तो ये स्कीम आने वाले समय में कीर्तिमान स्थापित करने के साथ साथ युगांतकारी भी होगी। डीडी न्यूज़ के लिए आंचल गुराटी, नमस्कार। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ 10 में अभी के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। उत्तर से